डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। कल के वीडियो में, जो कि इसी नाम से था, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के नाम से, हमने कुछ विधियों को देखा था। जो विधियां शेष रह गई थी, उन विधियों को आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कल के वीडियो में हमने देखा था कि भोजन परिरक्षण या संरक्षण की जो विधियां होती है वह सिद्धांतों पे ही आधारित होती है और इनको हमने 4 भागों में बांटा है, जो कि है सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होने से बचाना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना या धीरे करना। दूसरी है भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। तीसरी है कीड़े मकोड़े जानवरों एवं पक्षियों से होने वाली क्षति को रोकना। और चौथी है यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। आज हमने ये विधियां आपको वापस से बताई है, जस्ट एक रिवीजन के लिए। कल जो फूड परिरक्षण की हमने विधियां देखी थी वो आपके फर्स्ट टॉपिक में से थी, सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होने से बचाना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना या धीरे करने से। और इसके अंतर्गत भी 4 विधियां आती है। उसमें से 3 के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि है भोजन में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना, दूसरी है भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को निष्कासित करना, तीसरी है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना या धीरे करना। 4 में से अभी यहाँ पर 3 विधियां लिखी हुई है और इन्हीं तीनों विधियों को हमने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। तो आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की, फोर्थ विधि की, जो कि है भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने से जुड़ी हुई। भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना यह 4 तरीकों से किया जाता है। उसमें फर्स्ट है उच्च ताप का प्रयोग करना, दूसरा मेथड है रसायन के द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, तीसरा मेथड है मसालों के द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, और फोर्थ और लास्ट मेथड है इसके अंतर्गत विकिरण या रेडिएशन का। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उच्च ताप का प्रयोग। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए पर्याप्त तापमान की आवश्यकता। अधिक तापमान जब हो जाता है उस तापमान पर ये नष्ट हो जाते हैं। अतः उच्च ताप का प्रयोग करके विभिन्न भोज्य पदार्थों को हम लंबे समय तक संरक्षित करके या उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उच्च ताप का प्रयोग जो किया जाता है वो अलग अलग तरीकों से या अलग अलग विधियों से किया जाता है। सबसे पहले इसमें दे रखा है पाश्चुरीकरण, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर किया जाता है। पाश्चुरीकरण की जो विधि होती है, इसके द्वारा या इस तापमान पर कई सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस विधि के द्वारा सब तरह के या सभी तरह के सूक्ष्म जीव नष्ट तो नहीं होते हैं, परंतु कुछ हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाते हैं और भोज्य पदार्थ का जो जीवन काल होता है वह बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रियाशीलता भी नष्ट हो जाती है। इसमें जो ऊष्मा दी जाती है वह भाप के द्वारा दी जाती है या गर्म पानी के द्वारा दी जाती है या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत तारों के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर एक विधि पाश्चुरीकरण जनरली हम मिल्क में करते हैं, मिल्क के चैप्टर में भी आया था, वहां भी अच्छे से बताया था हमने व्हाट इज पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि दूध के पाश्चुरीकरण करने के लिए 2 तापमान जनरली काम में लिए जाते हैं। एक होता है कम तापमान जो कि लंबे समय तक यूज होता है, जिसे कि हम LT मेथड कहते हैं, और इसको बहुत डिटेल में हमने मिल्क वाले चैप्टर में समझाया है कि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और इस तापमान पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करने के लिए रखा जाता है। दूसरा मेथड होता है जिसमें टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, और इस मेथड को हम HTST बोलते हैं, यानी हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड। और इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड
जिसमें कि 15 सेकंड के लिए दूध को गर्म करने के लिए रखा जाता है। इसी तरीके से कई कार्बोनेटेड जूसेस को भी पाश्चुरीकृत किया जाता है और उसके लिए जो टेम्परेचर यूज किया जाता है जनरली वह होता है 65.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 30 मिनट के लिए रखा जाता है। पाश्चुकृत जो भोज्य पदार्थ होते हैं या पाश्चराइज्ड जो फूड स्टफ होते हैं वो पूरी तरह से विसंक्रमित तो नहीं होते हैं, पर जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि कुछ या कई सूक्ष्मजीव जो होते हैं या जीवाणु जो होते हैं उनके स्पोर जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पाश्चुरीकृत भोज्य पदार्थों को हम बाद में फ्रिज में रख के या अदर प्रिजर्वेशन के मेथड यूज में लेकर संरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि दूध को जब पाश्चराइज करते हैं तो उसके बाद उसका फ्रीज में या रेफ्रिजरेशन में रखा जाता है, जिससे कि वो थोड़े लंबे समय तक काम में लिया जा सके। नेक्स्ट है इसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी कि पहले वाले में जो टेम्परेचर था वो 100 से थोड़ा सा कम था। इस पे जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 100 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है और इस तापमान पर लगभग सभी सूक्ष्मजीव जो फूड स्टफ में उपस्थित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके स्पोर्स जो होते हैं कई बार वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों को उस उबलते हुए पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए उबाला जाता है। जैसे दूध या भोज्य पदार्थ के बर्तन भी कई बार उसमें रखे जाते हैं और उनको उबाला जाता है और उसके बाद उनको रेफ्रिजरेशन किया जाता है या रेफ्रिजरेट किया जाता है उन फूड स्टफ्स को। इसमें एक मेथड आता है जिसका नाम होता है ब्लांचिंग। बच्चों कई सारी सब्जियों को, फ्रूट्स को ब्लांचिंग मेथड के द्वारा ही ब्लांच किया जाता है और उसको साल भर के लिए स्टोर करके रखा जाता है। इसमें सबसे सिंपल और बेस्ट एग्जांपल है मटर का। जब सर्दी के मौसम में मटर आते हैं उसको सबसे पहले छिल लिया जाता है, उसके बाद एक कॉटन कपड़ा, जनरली मसलिन क्लॉथ हम यूज करते हैं, उसमें पोटली बना के उसको बांध दिया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि क्लॉथ को जस्ट पानी में डालना रहा और आपने उसको एकदम से बाहर निकाल लिया, है ना। आप डायरेक्टली पानी में भी उबाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि इस चित्र में दिखाया है, पर एक क्लॉथ में रहता है तो आपको एक झटके में चीज बाहर निकल जाती है। तो इस उबलते हुए पानी में आप 2 से 3 मिनट के लिए फूड स्टफ को या मटर के दानों को रखते हो और उसको बाहर निकाल लेते हो। उसके बाद आप उसको ठंडे पानी में डालते हो और फिर उसको सुखा दिया जाता है बिना सनलाइट के अच्छे से, और उसको एयरटाइट बैग्स में बंद करके रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है। और इसी तरह से कहें या इसी ब्लांचिंग मेथड के द्वारा कहें हम, कई सारी सब्जियों को ब्लांच किया जाता है और साल भर के लिए काम में लिया जाता है। इससे क्या होता है बच्चों कि उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और फूड स्टफ जो होता है वो खराब नहीं होता है और लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। और जब भी आपको काम में लेना होता है आप उसको पॉली बैग से या प्लास्टिक के कंटेनर से निकाल के और उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के उसको अगेन रीयूज कर सकते हो। अब उच्च ताप के प्रयोग में हम बात कर रहे हैं तीसरे मेथड की, जिसका नाम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर। अभी तक हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप को देखा, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ब्लांचिंग को देखा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पे जब फूड स्टफ को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु के साथ साथ उसके स्पोर्स या बीजाणु हम कहें वह भी नष्ट हो जाते हैं। और इस टेम्परेचर को डेवलप करने के लिए प्रेशर कुकर या कमर्शियल लेवल पे इस टेम्परेचर को डेवलप किया जाता है। विसंक्रमण इसका फोर्थ मेथड है, जिसे स्टरलाइजेशन भी कहते हैं या स्टरलाइजेशन ऑफ बॉटल्स या फूड्स भी कहा जाता है। इस विधि के द्वारा फफूंद की जो वृद्धि होती है इसको कम किया जाता है। यह डिब्बाबंदी या बोतलों द्वारा संरक्षण की अवस्था में किया जाने वाला प्रोसेस है और इसके द्वारा जिन डिब्बों में या बॉटल्स में फूड स्टफ को भरना है, जैसे कि जैम है, जेली से, सॉस है, अचार है, तो उनके बॉटल्स को या उनके ढक्कन्स को जो है विसंक्रमित किया जाता है। इसके लिए पहले इन बॉटल्स को, ढक्कन्स को धो दिया जाता है, धूप में सुखा दिया जाता है
और उसके बाद स्टरलाइज किया जाता है और फिर इसमें ड्राइंग प्रोसीजर के बाद वापस से फूड स्टफ को भरा जाता है। जो भी आपने चीज भरनी है उसको भरा जाता है। तो ये है आपका स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर। फिर है डिब्बा बंदी या बॉटल बंदी। डिब्बा बंदी और बॉटल बंदी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जब हमने फूड स्टफ को भर दिया और उसका ढक्कन को लगा दिया, उसके बाद का प्रोसीजर जो होता है वो कहलाता है कि आपने फूड को स्टरलाइज्ड बॉटल में भरा और उसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर दिया। और डिब्बाबंदी के द्वारा या बॉटल बंदी के द्वारा जब इसको अच्छे से बंद किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन या अनएरोबिक कंडीशंस कर दी जाती है कि बाहर की हवा अंदर न जा सके और अंदर की हवा बाहर नहीं जा सके, जिससे कि फूड स्टफ जो होता है वह खराब नहीं होता है। घरों में ये चीज करने के लिए जैसे सॉस की बोतल है, अचार की बोतल है, अचार की बोतल में तो हम एक तेल की लेयर ऊपर रहने देते जिससे कि अचार खराब नहीं हो, पर स्पेशली सॉस की बोतल है, स्क्वैश की बोतल है, शरबत की बोतल है और आपने साल भर के लिए बनाया है तो वैक्स को पहले पिघला लिया जाता है और जहां पर बोतल के वहां ढक्कन जाके बंद हो रहा है वहां पर गरम गरम वैक्स को गिरा के और सीलिंग कर दी जाती है, जिससे बाहर की हवा अंदर न जाए और अंदर की हवा बाहर न निकल पाए। और यही चीज कमर्शियल लेवल पे मशीनों के द्वारा की जाती है और उसको एयर टाइट कहें हम कि बंद कर दिया जाता है। जब आप उस चीज को खरीद के लाते हो तो उस ढक्कन को जब खोलते हो तो उसकी सील को आपको तोड़ना पड़ता है। तो घर पे जो विधि है वो वैक्सिंग मेथड के द्वारा किया जाता है, जो कि सस्ता या हम कहें कि इकोनॉमिक भी पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल्स के द्वारा फूड स्टफ को प्रिजर्व करने की या रसायन के द्वारा खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की, जिसमें सबसे पहला है बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, मार्जरीन आदि में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को रोकने के लिए किया जाता है, उनकी क्रियाशीलता को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सॉर्बेट। यह भी सूक्ष्मजीव प्रतिरोधक का कार्य करता है और यह स्प्रे या कोटिंग के रूप में पैकिंग पर लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है चीज, पेय पदार्थ, सिरप, फलों के जूस, जेली, जैम आदि में होता है। नेक्स्ट है सल्फाइड। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, पोटेशियम सल्फाइड आदि का इस्तेमाल भी या आदि का यूज भी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने में होता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में कई सारे एंटीबायोटिक्स जैसे कि ओरियोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, नियोमाइसिन है, नाइसिन आदि का इस्तेमाल भी भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसे टाइलोसिन का जो उपयोग होता है जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, इसी तरीके से अलग अलग एंटीबायोटिक का अलग अलग रोल होता है। कुल मिला के ये जो सब चीजें हैं यह फूड स्टफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उनको रोकने का कार्य करती है या उनको नष्ट करने का कार्य करती है और फूड स्टफ को लंबे समय तक संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मसालों द्वारा, जो कि इसका तीसरा पॉइंट है। मसालों के अंतर्गत कई सारे मसालों का उपयोग किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे कि आपकी राई है, कलौंजी है, इलायची है, लौंग है। ये जीवाणु की क्रियाशीलता को नष्ट करती है। इसी तरीके से प्याज है, लहसुन है, ये जीवाणु को खत्म करने का कार्य करते हैं। और इससे पहले हमने शक्कर और नमक का रोल भी देखा था कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि वो ग्रो ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट और लास्ट है विकिरण। विकिरण की जब हम बात करते हैं तो आजकल रेडिएशन का प्रयोग भी किया जाता है भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए। विकिरण के द्वारा सूक्ष्मजीवों की वृद्धि दर जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसके साथ ही वह भोज्य पदार्थ को निसंक्रमित करने का कार्य भी करता है। भोज्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए मुख्यतः गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आजकल पराबैंगनी किरणों का यूज भी करने लगे हैं। इसकी भेदन क्षमता को कम होने के कारण यह केवल भोज्य पदार्थों की सतह, हवा, जल के जीवाणुओं को अक्रियाशील करती है। विकिरण जो होता है वह सील एवं पैक किए हुए भोज्य पदार्थों को निसंक्रमित करने के लिए, सूक्ष्म जीवों को कम करने के लिए, रोगजनक
जो जीव होते हैं उनको निष्कासित करने के लिए, भंडार किए हुए अनाजों में सूक्ष्म जीव को लगने से रोकने के लिए, आलू प्याज को उगने से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हम नेक्स्ट मेन मेथड की बात कर रहे हैं, जिसमें है भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। जिस प्रकार सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उचित तापमान की, उचित नमी या मॉइस्चर की या हवा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एंजाइम की क्रियाशीलता भी तब तक ही बनी रहती है जब तक कि उसको अपने अनुकूल वातावरण मिलता है। कुछ एंजाइम्स कम ताप पे क्रियाशील होते हैं तो कुछ अधिक ताप पे होते हैं, है ना। भोज्य पदार्थों में अगर इनकी क्रियाशीलता को कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो भोज्य पदार्थ खराब ही नहीं होगा। और ब्लांचिंग जो कि हमने उच्च तापमान में देखा था, वह एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा फल व सब्जियों को उबलते हुए पानी में कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए रखा जाता है और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो उसके द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे कि हम फूड स्टफ को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स को निष्क्रिय करने के लिए कई बार नमक, शक्कर आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सेब में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है उससे बचाने के लिए हम नमक, नींबू का उपयोग इसके ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन मेथड है कीड़ों, मकोड़ों, जानवरों एवं पक्षियों से होने वाली क्षति को रोकना। कई बार भोज्य पदार्थों को कीड़ों के कारण से कई बार भोज्य पदार्थ खराब होने लग जाते हैं। जैसे अगर हम बहुत अच्छे तरीके से गेहूं को संरक्षित करके नहीं रखते हैं तो उसमें इल्लियां या धुन लग जाते हैं। तो इसके लिए हम घरेलू स्तर पे नीम के पत्ते उसके अंदर सुखा के, कड़वे नीम के पत्ते सुखा के डालते हैं। इसी तरीके से चावल में कीड़े लगने से बचाने के लिए राख डाली जाती है, लौंग डाला जाता है। चूहे इस तरह से फूड स्टफ को खा जाते कई बार जब स्टोरेज जहां पर प्रॉपर नहीं होता है बड़े बड़े गोदामों में, वहां पर। तो इस विषाक्तता से भोजन को बचाने के लिए भोज्य पदार्थों को प्रॉपर स्टोर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां पर चूहे नहीं घुस पाए, वहां पर कीड़े नहीं घुस पाए और भोज्य पदार्थ को विषाक्त नहीं बना पाए। क्योंकि अगर ऐसा भोज्य पदार्थ व्यक्ति खाएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। कई बार इसके लिए बाजार में पारा युक्त गोलियां भी मिलती है और कई अन्य तरह की मेडिसिन भी मिलती है जो कि लाके डाली जाती है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। बुआई के समय, कटाई के समय खाद्य पदार्थों को अगर सही ढंग से नहीं रखा जाता है तो भी भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है। जैसे अनाज आदि को सुखाकर इनकी नमी को कम किया जाता है जिसके कारण से कि वो साल भर चल जाते हैं। इसी तरीके से दालों में भी ये चीज को ध्यान रखा जाता है। फल, सब्जियां आदि जब बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है उस समय यदि ढंग से उनकी पैकिंग न की जाए, एक जगह से दूसरी जगह पर न भेजा जाए या उनको प्रॉपरली कहें हम कि उनको पहुंचाने के लिए ध्यान नहीं दिया जाए कि एक फल से दूसरा फल जो है वो प्रेशर में आ रहा है या उसको हमने रखा कैसे है, उसको कैसे रखना चाहिए, इन चीजों का ध्यान नहीं दिया जाए या उनकी सही से देखभाल नहीं की जाए तो उस समय पर फल जो होते हैं या सब्जियां जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो ये जो सारी विधियां देखी, हम इन विधियों का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों को या भोजन को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं और उसको उपयोग में लिया जा सकता है। इसके अलावा साल भर जो भोज्य पदार्थ नहीं उपलब्ध होते हैं उनको उपलब्ध कराया जा सकता है, जहां उपलब्ध नहीं है वहां भी उपलब्ध कराया जा सकता है। भोजन में वैरायटी को दिया जा सकता है और साथ ही साथ यह जो भोजन होता है हम किसी भी समय, किसी भी मौके पर, कहीं पर भी उपयोग में ला सकते हैं और इसके पौष्टिक मूल्यों को बढ़ा के काम में लिया जा सकता है। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, वह पूरा कंप्लीट या समाप्त। थैंक यू बच्चों।